हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं किडनी के बारे में समझना, ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज हम लोग ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम मतलब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम पे कंसर्न करेंगे कि क्या है ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम, उसके बारे में किडनी वगैरह मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, नेफ्रॉन, उसका फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे कंसंट्रेशन होता है यूरिन का, वो सब जो भी है वो हम किसी और वीडियो में जब नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट किए, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था हार्ट में। तो हार्ट का अगर जैसे किसी को हार्ट में दिक्कत है, जैसे मान लीजिए पूरे ब्लड सर्कुलेशन में सारी चीजें क्लियर है लेकिन ब्लड हार्ट नहीं क्लियर है, तो हार्ट का वो वीडियो देख सकता है, पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 घंटे का शायद, 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें पूरा मैंने हार्ट को बताया। अब इसी तरह जैसे ये वीडियो है तो सिर्फ जिसको किडनी में मतलब दिक्कत है उससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद अगर किसी को किडनी वाले में दिक्कत नहीं है, नेफ्रॉन वाले में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसमें कुछ समझना है, तो वो अलग सा वीडियो हो जाएगा। तो ये नहीं रहेगा कि अगर मतलब आपको सिर्फ उसमें दिक्कत है तो आप उसी का वीडियो देखें, फालतू क्या जरूरत है सब चीजें की वीडियो देखना। तो आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, कॉमन सी बात है, और सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको सबस्ट्रेट मिल सके। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि हाँ हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये तो एनर्जी तो तब मिलेगी ना जब सबस्ट्रेट हमको मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ये है कि सबस्ट्रेट, हमको सबस्ट्रेट चाहिए। अब ये जो एनर्जी सबस्ट्रेट होते हैं, इनको हम जब ब्रेक डाउन करते हैं हमको एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन जैसे पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो हमको अच्छी चीजें तो मिल गई, लेकिन जो वेस्ट है, तो वेस्ट को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब अलग अलग मेथड मतलब अपनाते हैं। ऐसे में सबसे स्टार्टिंग में कुछ चीजें मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले, तो लोअर ऑर्गेनिज्म का पहले मैं ऐसे बताता हूँ। तो जैसे और भी बहुत मतलब जब स्टार्टिंग से जब मतलब शुरुआत हुई इवोल्यूशन से कि छोटे ऑर्गेनिज्म है फिर उससे बड़े ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो जैसे मैं बात करता हूँ, अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब क्या करेंगे, ये भी वेस्ट को बाहर निकालना चाहेंगे। तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन हो जाता है, ठीक है, कि जितना भी वेस्ट हुआ, पहले मतलब फूड खाया उसने, जितना वेस्ट हुआ साइटोप्लाज्म के द्वारा बाहर निकाल दिया, ये हो जाता है। फिर और आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि पोरिफेरा वगैरह उसमें आ जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि ठीक है, पोरिफेरा में भी ऑस्टिया होता है, ऑस्कुलम होता है, ऑस्टिया से जाता है वाटर, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा पहले कि हाँ ऐसे मतलब मतलब पोरिफेरा होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सेल्स होती है, ऑस्टिया, यहाँ से क्या होता है, वाटर आता है, मिनरल्स आते हैं जो भी है, ठीक है, मिनरल्स आते हैं। तो अब ये सब आते हैं, या फिर उसके बाद यहाँ पे ज्यादा बड़ा थोड़ा पोर्स होता है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो जो भी वेस्ट वगैरह होता है वो भी निकल जाता है, ये सब हम चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। बॉडी सरफेस से निकाल देते हैं। फिर और आगे हम बढ़ते हैं तो फिर सीलन ट्रेटा वगैरह आते हैं, और जैसे प्लेटे हेलमिंथेस है तो उसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, फ्लेम सेल्स उनसे निकाल देते हैं। तो ये धीरे धीरे फिर नेफ्रीडिया जैसे एनेलिडा में पाया जाता है। ये बहुत सारे मतलब जैसे मोलस्का में मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनोबोजाइनस होता है, तो वो भी सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। जब हम यहाँ बात करते हैं ह्यूमंस में, तो यहाँ पे बहुत ही वेल डेवलप्ड एक किडनी तैयार होती है जो हमारे लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये आप याद रखिएगा कि ये किडनी ही नहीं है जो कि स्केलेटल सिस्टम का काम कर रही है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। किडनी के साथ साथ अदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि बाकी यहाँ हम तो किडनी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन और भी जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बहुत सारे और भी ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, ऑयल का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, ऑयल वगैरह का सिक्रीशन करते हैं, तो हमारी बॉडी चिकनी रहती है, उस पर रैशेस वगैरह नहीं आते। और जैसे जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, तो स्वेट ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? स्वेट निकालना नहीं, प्राइमरी फंक्शन उसका होता है कि बॉडी को कूल रखना। एनसीईआरटी में लिखा है ये बात कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड इज टू प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। तो कूलिंग इफेक्ट मतलब बॉडी को ठंडा रखना, ये कौन करता है? स्वेट ग्लैंड। तो प्राइमरी फंक्शन होता है स्वेट ग्लैंड का।
इसी तरह हमको पता है कि जैसे हमारा लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है तो वेस्ट को बाहर निकालने का भी काम करता है, ठीक है। तो वो भी बहुत सारे वेस्ट को बाहर निकालता है। हमारे लेक्राइमल ग्लैंड होते हैं तो ये भी क्या करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं बहुत सारी गंदगी भर जाती है यहाँ पंक्टम वाले रीजन में, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में किडनी की मेनली बात करते हैं। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमको पता है कि अगर मेनली डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पर किडनी मिलती है जो कि दो होती है, ठीक है। फिर किडनी के बाद हमको यूरेटर्स मिलते हैं दो, और यूरेटर्स के बाद हमको यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक ही होता है, फिर यूरेथ्रा जो कि एक ही होता है। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सारी चीजें मिलके पूरा ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम बनाती हैं। यानी किडनी में जो भी पार्ट होते हैं ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम में जिसमें हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें बनाती हैं। किडनी क्या करता है, वेस्ट को, तब प्राइमरी फंक्शन किडनी का यही होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन हम कह सकते हैं कि यूरिन बनाना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमें सॉलिड को बैलेंस करूँ, ज्यादा सॉल्यूट ना होने पाए हमारे शरीर में, जिससे वाटर भी बैलेंस रहेगा, पूरे सॉलिड भी बैलेंस रहेंगे, वाटर को हमको बैलेंस करना है जिससे सॉल्यूट बैलेंस रहेगा, मतलब एक इंटर रिलेटेड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे किडनी के बाद आती है, फिर कुछ हमको पता है कि उसके बाद हम जब यूरिन बन जाता है तो यूरेटर्स फिर उसको कैरी करके यूरिन ब्लैडर में लेके आते हैं, फिर उसको यूरेथ्रा के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं। तो इससे पूरा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है। तो हम वन बाय वन इसको समझते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हम लोगों मतलब हम लोगों का पूरा जो यूरिनरी सिस्टम होता है तो उसको हम यूरिनरी सिस्टम ही कहते हैं। अब क्या मतलब है, जैसे मेल है तो मेल में हम जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब यूरिनरी जो सिस्टम होता है उसमें जब ट्रैक्ट होगा कि हाँ यहाँ से यूरिन यूरिन जाएगा, जो पाथवे होगा उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट कहेंगे। अभी समझा रहा हूँ क्या ये। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट ना कह के, क्या होगा क्या, अच्छा एक मिनट, ये जो मेल है इसमें, ये फीमेल है, ठीक है। जो फीमेल्स होगी उसमें हम उसको यूरिनरी ट्रैक्ट कहेंगे, लेकिन मेल्स में क्या होगा, इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट ना कह के यूरिनो, ठीक है, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। इसमें हम मेल्स में यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, लेकिन फीमेल्स में इसको यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। अब ये क्या बात है इसको समझते हैं। देखिए हमें पता है कि किडनी में यूरिन बन चुका है, अब उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मेल्स जो पाथवे अपनाएंगे उसमें जो ट्रैक मतलब पूरा एक पाथवे है उसको मैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ ये समझिए। देखिए हमें पता है कि जो मेल्स का यूरेथ्रा होता है, मेल्स का जो यूरेथ्रा होगा, ठीक है, मेल्स का जो यूरेथ्रा होगा, ये मान लीजिए मेल्स का यूरेथ्रा है, तो ये यहाँ से मतलब अपना जो है यूरिन को बाहर निकालेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि यूरेथ्रा एक समय पर मेल्स में यूरिन तो निकालता है, लेकिन साथ साथ डिफरेंट टाइम में, मतलब एक साथ नहीं निकालेगा, अलग समय में किसी और टाइम में यूरिन नहीं निकलेगा, उसकी जगह हो सकता है सीमेन निकल जाए। तो सीमेन को भी निकाल सकता है और क्या कर सकता है, यूरिन को भी निकाल सकता है। तो एक समय में मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का भी काम कर रहा है कि यूरिन को बाहर निकाला, दूसरी तरफ जेनाइटल ट्रैक्ट है यानी जेनाइटल ऑर्गन के जो सीमेन होता है उसको भी कैरी कर रहा है, तो जेनाइटल ट्रैक्ट, इसीलिए हम इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि सीमेन और प्लस यूरिन दोनों को कैरी करता है ये, ठीक है, कैरी बोथ सीमेन प्लस यूरिन, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। लेकिन इसमें हम इसको यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ यूरिन को कैरी करता है। अब और अगर हम फीमेल यूरेथ्रा की बात करते हैं तो
ये जो है फीमेल यूरेथ्रा, ऐसे ये आपका यहाँ पर काइडोरिस हो जाता है, और यहाँ पर ये फीमेल यूरेथ्रा और ये वेजाइन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। मेल्स जो होता है उसको हम यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो यूरेथ्रा होगा, हो सकता है एक समय में सीमेन को कैरी करे और एक समय में यूरिन को कैरी करे, तो दोनों को कैरी कर सकता है। तो एक समय में ये यूरिनरी ट्रैक्ट का भी काम कर रहा है और जेनाइटल ट्रैक्ट का भी काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। लेकिन जो फीमेल होती हैं उसमें उसके लिए मतलब जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स होंगे उसका जो भी सिक्रीशन वगैरह जो भी होगा उसके लिए पूरा अलग पाथवे होगा। ठीक है, उससे उससे कोई रिलेशन नहीं है यूरिन के, उसके लिए अलग पाथवे होगा। तो यूरेथ्रा जो होगा सिर्फ यूरिन को कैरी करता है, इसीलिए हम इसको यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको चीजें समझ में आए होंगी। अब हम वन बाई वन किडनी को समझते हैं। लेकिन किडनी जो है, आप ऐसे मतलब देखते हैं कि हाँ किडनी वेल डेवलप्ड है, इतनी सारी चीजें हैं, कॉर्टेक्स है, मेडुला है, किडनी में इतने सारे रीजन है। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरुआत जैसे स्टार्टिंग हुई तो क्या मतलब सबसे पहले किडनी इवॉल्व हो गई थी? ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग आज जो किडनी की स्टडी करते हैं वो अबेस्थोनेफ्रॉस होती है, लेकिन क्या मतलब शुरुआत से ऐसा तो था नहीं। इवोल्यूशन जब शुरू हुआ, धीरे धीरे किडनी बनना शुरू हुई, तो डायरेक्ट नहीं बन गई किडनी। ठीक है, कुछ प्रोसेस थे, कुछ और भी पीछे मतलब थे, रेमिनेंट थे, तो उससे किडनी फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ किडनी की, किडनी कैसे बनी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ किडनी की बात करते हैं कि किडनी बनी कैसे भाई। देखिए, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ किडनी को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है आर्क्योनेफ्रॉस। ठीक है, आर्क्योनेफ्रॉस। अब एवोल्यूशन ऑफ किडनी में सबसे पहला आता है आर्क्योनेफ्रस, यानी ये पहली सबसे किडनी थी जो कि हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स में पाई गई थी। यानी इवोल्यूशन ऑफ किडनी हम किसके लिए देख रहे हैं? फॉर वर्टिब्रेट, ये भी लिख लीजिए, वर्टिब्रेट्स। तो आर्क्योनेफ्रस जो किडनी थी वो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में पाई गई थी। और इसमें इसका मतलब किस में पाई गई थी, कौन सा है जिसमें आर्क्योनेफ्रस किडनी पाई गई थी? तो हम आर्क्योनेफ्रस ये जो है मिक्जीन एक फिश होती है, उसमें ये पाई गई थी। लेकिन जो आर्क्योनेफ्रस किडनी थी मिक्जीन फिश में पाई गई थी। और ये स्टार्टिंग मतलब मिक्जीन फिश में पाई तो गई थी, लेकिन एडल्ट स्टेज में नहीं पाई गई थी। मतलब जब वो एडल्ट स्टेज से पहले की जो थी मिक्जीन फिश, उसके पहले आर्क्योनेफ्रस किडनी मिक्जीन फिश में पाई गई थी। मतलब ये एडल्ट स्टेज लेकिन मिक्जीन फिश की नहीं है। जब मिक्जीन फिश एडल्ट स्टेज में आती है तो इसकी किडनी इवॉल्व करती है, और उसको हम लोग कहते हैं प्रोनेफ्रस, प्रोनेफ्रस किडनी। ठीक है, तो ये दूसरी पहले सबसे पहले आर्क्योनेफ्रस किडनी आई, फिर थोड़ा इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन से वो दूसरी किडनी है जिसको मैंने प्रोनेफ्रस कहा, और इसको इसी को हम लोग एंटीरियर किडनी भी कहते हैं, एंटीरियर किडनी। ठीक है, प्रोनेफ्रस एंटीरियर किडनी। अब ये किस प्रोनेफ्रस जो है ये किस में पाई जाने लगी? तो ये एडल्ट एडल्ट ऑफ मैगजीन फिश जो होती है, एडल्ट उसमें पाई जाने लगी। एडल्ट मैगजीन फिश डायरेक्टली लिख देता हूँ कि जो मैगजीन फिश थी वो जब एडल्ट हो गई, उसमें देखने को मिला कि प्रोनेफ्रस किडनी पाई जाने लगी। मतलब मैगजीन फिश सबसे पहले वर्टिब्रेट मैंने देखा कि जिसके अंदर किडनी पाई जा रही, कौन सी वाली? आर्क्योनेफ्रस। लेकिन जब वो बड़ी हुई, मतलब जब एडल्ट स्टेज में आई, तो वही आर्क्योनेफ्रस किडनी नहीं थी, वो इवॉल्व हो गई थी, वो उसको मैं कह रहा था प्रोनेफ्रस। ठीक है, और ये भी पाई जा रही थी पेट्रोमाइजोन एक फिश होती उसमें पाई जा रही थी। लेकिन पेट्रोमाइजोन में जब पाई जा रही थी तो ये भी मतलब था कि पेट्रोमाइजोन के एडल्ट स्टेज में नहीं पाई जा रही थी। मतलब जब जब वो भी एम्ब्रियो स्टेज उसका होता है, एम्ब्रियोनल स्टेज, तब वो पाई जा रही थी। तो ये भी मैं लिखे दे रहा हूँ कि ये मैगजीन फिश जो थी ये एम्ब्रियोनल स्टेज में पाई जा रही थी।
ठीक है। और ये जो थी एडल्ट में पाई जा रही थी, एडल्ट और मैगजीन फिश में। ये जो पेट्रोमाइजोन है, ये किस में पाई जा रही है? ये आपका एम्ब्रियोनल में ई और एस बना दे रहा हूँ, ई और पेट्रोमाइजोन फिश यानी, लेकिन एम्ब्रियोनल स्टेज में। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो जो थर्ड वाली किडनी होती है, जिसको मैं मीजोनेफ्रस कहता हूँ, मीजोनेफ्रस, या इसी का दूसरा नाम होता है वॉल्फियन बॉडी, वॉल्फियन बॉडी, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर किडनी। ठीक है, मीजोनेफ्रस वॉल्फियन बॉडी, सॉरी पोस्टीरियर किडनी तो हम लोगों में आ गई थी, मीजोनेफ्रस या फिर वॉल्फियन बॉडी, ये जो थी मिडिल किडनी थी। ठीक है, कि मेटानेफ्रस जो होती वो पोस्टीरियर थी, जिससे हम लोगों में वो पाई गई थी। तो मिडिल किडनी थी वॉल्फियन बॉडी, मीजोन, इसको हम लोग वॉल्फियन बॉडी भी कहते हैं। तो ये किस में पाई जा रही थी? ये देखा गया कि मीजोनेफ्रस जो किडनी होती है, ये एडल्ट ऑफ, यानी एडल्ट किसके किसके एडल्ट में? पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन और, ठीक है, तो एडल्ट में पाई जाने लगी थी। और मीजोनेफ्रस में एडल्ट पेट्रोमाइजोन इसमें पाई जाने लगी थी। और यहाँ पर आपको और एक बता देता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि जो हमारे फिशेस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनके भी, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है, उनके जो इम्ब्रियोनल स्टेज होता है, ये भी इम्ब्रियोनल स्टेज, इम्ब्रियोनल स्टेज, उनमें ये प्रोनेफ्रस पाई जा रही थी। तो इसमें जब हुआ तो फिशेस और एम्फीबियंस में, ठीक है, फिशेस और एम्फीबियंस में अब तो पाई जाने लगी एडल्ट स्टेज में। ठीक है, एडल्ट स्टेज में। और अब यहाँ पर कौन से आ गए? यहाँ पर आ गए आपके आ, जो आपके बचे हुए हैं, यानी जो मतलब मीजोनेफ्रस हैं, यानी तो जो बचे हुए हैं, यानी रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, मैमल्स हो गए। इनके जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं, इनके एम्ब्रियोनल स्टेज में पाए जा रही थी। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, एक और है, उसको बता देता हूँ, उसी में इंक्लूड हो जाएगा तो अच्छी रहेगा। मीजोनेफ्रस हो गई, और एक आती है मेटानेफ्रस। ये हम लोगों में मतलब एडल्ट स्टेज में पाई जाने लगी। ये भी पाई जा रही थी मीजोनेफ्रस, लेकिन ये एम्ब्रियोनल स्टेज में पाई जा रही थी। मेटानेफ्रस जो हो गई, यानी पोस्टीरियर किडनी, ये जो हो गई, ये किसमें पाई जाने लगी? हाँ, अब जितने हैं वो सारे एडल्ट हो जाएंगे, एडल्ट में पाए जाने लगे। तो फिशेस, यानी फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिशेस, एम्फीबियंस, फिशेस और एम्फीबियंस की किस्में, किस्में, ये कौन सा स्टेज होगा बताइए? ठीक है, ये कौन सा स्टेज हो जाएगा? ये एडल्ट स्टेज है। अच्छा, एडल्ट स्टेज तो कहाँ पाई जाएगी? बस यही तो समझना है। अगर ये एडल्ट स्टेज में पाई जाने लगी मीजोनेफ्रस, तो उसको हटा दो। अब इसको, ये एम्ब्रियोनल स्टेज में पाई जा रही थी, तो इसको हमको आगे लेके जाना है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ये हो गए रेप्टाइल्स, क्योंकि ये, इसको अब हमको एडल्ट में दिखाना है, तो हम ये इसको लेके आएंगे। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनके किसमें पाई जाने लगी? एडल्ट स्टेज में, एडल्ट स्टेज में। ठीक है, तो हम लोगों में कौन सी किडनी पाई जाती है? मेटानेफ्रस किडनी। बात समझ में आ रही? हम लोगों में कौन सी किडनी पाई जाती? मेटानेफ्रस किडनी। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात ये है कि अगर आपको याद रखना है एवोल्यूशन ऑफ किडनी, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जैसे आर्कियोनेफ्रॉस सबसे पहले किडनी है, तो मिक्जीन फिश के एम्ब्रियोनल स्टेज में पाई गई। अब अब जो अगली किडनी आएगी इवोल्यूशन के बाद,
अगर ये इसके एम्ब्रियोनल स्टेज में पाई जा रही है तो अगली किडनी जो आएगी मिक्सिन फिश के एडल्ट स्टेज में पाई जाएगी। ठीक है, तो प्रोनेफ्रस आई इसके एडल्ट में पाई गई मिक्सिन फिश के। अब जो नए ऑर्गेनिज्म जितने भी आएंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब सबको दो 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 चीजें दिखानी है, एक एम्ब्रियोनल स्टेज और दूसरा क्या होगा एडल्ट स्टेज। तो ये अगर एडल्ट स्टेज में पाई जा रही है तो नए ऑर्गेनिज्म जो आएंगे वो सब किस में, एम्ब्रियोनल स्टेज में जाएंगे। तो ये पेट्रोमाइजन जो आया नया, फिशेस आई नई, मतलब नए ऑर्गेनिज्म आए, एम्फीबियंस आ गए। ठीक है, फिशेस और एम्फीबियंस आ गए, तो ये नए आए हैं। ठीक है, तो नए ऑर्गेनिज्म आए हैं तो इनको सबसे पहले किससे गुजरना पड़ेगा, एम्ब्रियोनल स्टेज से। तो प्रोनेफ्रस में ये जो नए ऑर्गेनिज्म आए पहले एम्ब्रियोनल स्टेज फिर एम्ब्रियोनल स्टेज, फिर आगे जब बढ़े तो इसका एडल्ट कंप्लीट हो गया, इसको हटा दो। फिर मीजोनेफ्रस में जिसको मोल्फियन बॉडी कहते हैं, अब ये जितने हैं पेट्रोमाइजन फिशेस एम्फीबियंस, यानी पेट्रोमाइजन फिशेस एम्फीबियंस ये जो हो जाएंगे ये एडल्ट स्टेज में हो जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे, ठीक है, हाँ, अब जो नए ऑर्गेनिज्म आएंगे वो फिर पहले अपना एम्ब्रियोनल स्टेज दिखाएंगे। तो रेप्टाइल्स आया, बर्ड्स आए, ममल्स आए, नए ऑर्गेनिज्म आए, तो इनको पहले एम्ब्रियोनल स्टेज से गुजरना पड़ेगा। अब जो नई नई किडनी इसके बाद आएगी, यानी जो मेटानेफ्रस किडनी है, तो मेटानेफ्रस किडनी क्या करेगी, पहले रेप्टाइल्स, ये यानी जो एम्ब्रियोनल स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं, एडल्ट स्टेज ऑफ रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मेमल्स में ये पाई जाएगी मेटानेफ्रस किडनी। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम लोगों में क्या हो रहा है, मीजोनेफ्रस किडनी भी पाई जा रही है, मेटानेफ्रस किडनी भी पाई जा रही है। मीजोनेफ्रस कब पाई जा रही है, जब हम लोग किसमें, एम्ब्रियोनल स्टेज में थे। ठीक है, एम्ब्रियोनल स्टेज में हम लोगों में मीजोनेफ्रस किडनी भी पाई जा रही है, और जब हम लोग एडल्ट होते हैं तो हम लोगों में मेटानेफ्रस किडनी पाई जा रही है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे में भाई मेटानेफ्रस किडनी पाई जा रही है। अरे एम्ब्रियोनल स्टेज में तो आपका मेसोनेफ्रस किडनी भी थी। तो हम ऐसा कैसे, किसी को अगर हमको बताना हो, कोई पूछ ले कि किस टाइप की किडनी हमारे हम लोगों में पाई जाती है, तो अब हम सोच रहे हैं कि कौन सा जवाब दें। पाई तो मेसोनेफ्रस भी जाती है और मेटानेफ्रस भी पाई जाती है। हाँ, ये बात अगर वो पूछ लेता कि एम्ब्रियोनल स्टेज में कौन सी पाई जाती है, और अगर ऐसा पूछता कि हाँ उसमें एडल्ट स्टेज में कौन सी पाई जाती, तो हम बता सकते थे, लेकिन ऐसा क्या बताएं। तो इसीलिए हम लोग एक नया वर्ड यूज करते हैं कि अगर मीजोनेफ्रस किडनी भी पाई जा रही है हम लोग अपने लिए, क्योंकि अगर हमको किसी को बताना होगा, तो मीजोनेफ्रस किडनी भी पाई जा रही है, उसके बाद मेटानेफ्रस किडनी भी पाई जा रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक नया वर्ड बना लिया किसी को बताने के लिए। ठीक है, ऑफिस्थो नेफ्रोस। ठीक है, ये एडवांस्ड किडनी है जो कि हम लोगों में पाई जा रही है, एडवांस्ड किडनी, एडवांस्ड किडनी। ठीक है, हम लोगों में पाई जा रही है एडवांस किडनी। अब ऑफिस्थोनेफ्रोस किडनी हम लोगों में पाई जा रही है, सबसे इवॉल्व्ड किडनी, एडवांस्ड किडनी, ये भी लिख सकते हैं कि इवॉल्व्ड किडनी। ठीक है, और एफेस्थोनेफ्रस किडनी जो होगी इसके अंदर जो इसका मतलब किस लिए फेमस है, क्या इसमें मतलब एवोल्यूशन ज्यादा आ गया, तो हमको इसमें देखने को मिलता है कि हाँ भाई इसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें अगर देखते हैं तो जो इसका हेनले लूप होगा, हेनले लूप जो इसका होगा काफी लार्ज होगा। तो काफी हेनले लूप काफी लार्ज होगा तो क्या करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन काफी हो जाएगा। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपका मैक्सिमम होगा, जिससे यूरिन जो होगा, ठीक है, यूरिन जो होगा कंसंट्रेटेड बनेगा, यूरिन कंसंट्रेटेड। और यही तो हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन कंसंट्रेटेड हो, जिससे हम क्या करें, वाटर को बचा सके, मतलब फालतू वाटर हम लोग नहीं निकालना चाहते। तो यूरिन कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया। और वैसे भी समझ सकते हैं क्योंकि जो ऑर्डर होता है कि सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिया होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं जैसे सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिया होता है, यूरिक एसिड सॉरी होता है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक यूरिया होता है, फिर अमोनिया होता है। तो उसी के लिए हमको सबसे ज्यादा अगर उसको निकालना है तो वाटर की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यूरिन को ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में रहते हैं तो उनको पानी की इतनी क्या जरूरत, कि हाँ पानी में ही तो रह रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अब सिंपल सी बात है, अमोनिया निकाल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं, फिर यूरिया निकालते हैं। ठीक है,
तो ये हमारी इवोल्यूशन ऑफ किडनी हुई। अब हम लोग किडनी की बात करते हैं। अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं इसकी, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं, अब देखिए उससे पहले किडनी जो होती है, किडनी जो होती है, पोजीशन अगर हम सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं, किडनी जो होगी, हमारा जो डॉर्सल वाल होगा, मतलब जो ये हम वेंट्रल रीजन कहते हैं, इसको हम डॉर्सल रीजन कहते हैं। तो जो हमारा डॉर्सल वाल होगा उसमें मतलब फ्यूज होती है किडनी, ठीक है, ये हमारा वेंट्रल होगा, ये डॉर्सल होगा। तो डॉर्सल वाल जो, ये डॉर्सल वाला अंदर से जो इनर वाल होगा, ठीक है, उसमें किडनी फ्यूज्ड होती है। जैसे ये दोनों किडनी हैं, तो हाँ, ये क्या होंगे, इधर से हमारे ये जो डॉर्सल वाल है इधर फ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, किडनी जैसे मैं मान लेता हूँ ऐसे में खड़ा हूँ, तो किडनी को अगर मुझे देखना है, ठीक है, ऐसा कुछ मैं बनाता हूँ। तो जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, तो किडनी जो होगी ऐसे मतलब होंगी, पोजीशन से इनकी लोकेटेड होगी। तो जो इसके पीछे वाली, ये तो हम इधर को फेस कर रहा है तो वेंट्रल रीजन होगा, और ज्यादा सही कहें तो मीडियल रीजन हम कहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि इसको मैं वेंट्रल कहता हूँ, इसको डॉर्सल कहता हूँ, और जो इन दोनों के बीच यानी वेंट्रल और डॉर्सल के बीच की जो स्पेस होगी उसको मैं मीडियल स्पेस कहता हूँ। जो इधर वाला स्पेस होता है उसको मैं लैटरल, मतलब लैटरल स्पेस कहता हूँ, तो कि लैटरल रीजन है, ठीक है, तो उसको समझाने के लिए, तो ये जो किडनी होगी ऐसे लोकेटेड होगी, मतलब इस तरह जैसे इसमें बनी हुई है। तो ये जो मतलब ये जो होगा, जो कॉनकेव सरफेस होगा, ये मीडियल मीडियल की तरफ होगा, ठीक है। मतलब किडनी अगर इस तरह है तो ये वाला क्या करेगा, इधर की तरफ फेस करेगा। तो इधर की तरफ फेस करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो कॉनकेव रीजन होगा वो किधर की तरफ फेस कर रहा है, किडनी का कॉनकेव रीजन। तो कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव रीजन, कॉनकैविटी जो है वो किधर को फेस कर रहा है, मीडियल सरफेस की तरफ। और जो इसका कॉन्वेक्स रीजन है वो किधर, लैटरल सरफेस की तरफ फ्यूज कर रहा है, ठीक है, लैटरल सरफेस की तरफ है फ्यूज। तो इसका डॉर्सल वाल कर रहा है, मतलब ये वेंट्रल है, ठीक है, ये वेंट्रल है, ये वेंट्रल है। और डॉर्सल कौन सा है, इसके पीछे वाला जो रीजन होगा वो डॉर्सल होगा, ठीक है। अगर किडनी को मैं घुमा के पलट देता हूँ, ऐसे ऐसे मैंने किडनी को उठाया, ऐसे घुमा दिया, तो अगर मैं घुमा दूंगा तो ऐसे हो जाएगी किडनी, है ना। मतलब इसको मैंने ऐसे पलट दिया तो इसको पीछे वाला रीजन आ गया, ठीक है, पीछे वाला रीजन आ गया। इसको मैं कह देता हूँ कि ये वाला क्या हो गया, डॉर्सल है, ये वेंट्रल है या इधर वाला, और ये वाला, ये जो वाला जो है ये डॉर्सल वाला है। तो देखिए जो डॉर्सल होगा ये क्या करेगा, जो हमारी इनर वाल है, इनर वाल के साथ एब्डोमिन की जो इनर वाल है उसके साथ फ्यूज कर जाएगा। अब इस अब फ्यूज कर जाएगा तो इसके ऊपर हम किडनी की एक मतलब लेयर होती है जिसको मैं पेरिटोनियम कवरिंग कहता हूँ, कि पेरिटोनियम इज द कवरिंग ऑफ द किडनी। तो पेरिटोनियम की कवरिंग जो होगी ये इधर से तो चढ़ जाएगी, मैं मतलब जैसे कोई किताब है तो उसमें हम कवरिंग कर लेते हैं, तो क्या होगा कि ये तो पीछे की तरफ जो डॉर्सल वो रीजन हो गया, तो किडनी के पीछे की तरफ फ्यूज हो गया। तो जो वेंट्रल रीजन होगा उसको अगर हम कवर करेंगे तो सिर्फ वेंट्रल रीजन ही कवर होगा, डॉर्सल रीजन तो कवर कर नहीं सकते क्योंकि वो पहले से फ्यूज है। तो किडनी पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगी, ठीक है, किडनी पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एक वर्ड आता है रेटरी पेरिटोनियल, कि किडनी को हम पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेटरी पेरिटोनियल। जो कवरिंग होगी, ये रेटरी पेरिटोनियल है क्या, ये कवरिंग है किडनी की। किडनी की कवरिंग जो है वो हाफ होती है, पूरी तरह से कवरिंग नहीं हो पाती है, तो इसीलिए हम इसको रेटरी पेरिटोनियल कहते हैं, ठीक है, रेटरी पेरिटोनियल कवरिंग। तो ये पोजीशन आपको समझ में आए, इसको मैंने रेटरी पेरिटोनियल क्यों कहा ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपका मतलब पोजीशन हो गया रेटरी पेरिटोनियल। तो आप अगर मैं आपको फिर से समझाना चाहूँ तो यही बताऊंगा कि भाई देखिए,
किडनी जो होगी ऐसे लोकेटेड होगी तो इनर वॉल के, ठीक है। अब इसका जो वेंट्रल रीजन होगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा वाला कोई साफ रुमाल है तो बड़ा है, बड़ा यहाँ कवरिंग बताते नहीं यार, ये बहुत बड़ा है जी। ऐसे का देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी किडनी है, ये मान लीजिए आपकी किडनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये किडनी है और इनर डोर्सल वाल जो होगी वहां से फ्यूज है, तो ये डोर्सल रीजन हो गया, ये वेंट्रल रीजन हो गया, ठीक है। ये डोर्सल रीजन हो गया, ये वेंट्रल रीजन हो गया। ये कौन सा रीजन हुआ, ये लेटरल सरफेस हुआ। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो किडनी ये इनर वाल से फ्यूज हुई, तो ये कौन सा रीजन हो गया, मीडियल रीजन हो गया। ये इधर जा रहा है, लेटरल रीजन हो गया। ये आगे वाला कौन सा हो गया, इसका वेंट्रल रीजन। और ये डोर्सल रीजन, क्योंकि डॉर्सल रीजन कंप्लीटली फ्यूज हो जाएगा इनर वाल से, ठीक है। ये मान लीजिए इनर वाल है तो कंप्लीटली फ्यूज हो जाएगा। तो अगर हम इस पे कवर करेंगे, ठीक है, अगर हम इस पे कवर करना चाहेंगे ऐसे, अगर हम इस पे कवरिंग अगर चाहेंगे तो इधर से तो ये पूरा कवर हो जाएगा, इधर से पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन इस साइड से कोई कवरिंग नहीं हो पाएगी। तो ये पेरिटोनियम कवरिंग मान लीजिए है, इसके ऊपर मैं चढ़ा रहा हूं तो पेरिटोनियम कवरिंग इधर ही हो पाएगी, इधर नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेटरी पेरिटोनियल, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो रेटरी पेरिटोनियल कवरिंग आपको समझ में आई। अब ये कौन सा मैंने इसको क्या कहा था, इसको मैंने कहा था मीडियल। ये मीडियल रीजन की तरफ है, टुवर्ड्स मीडियल रीजन। ये मीडियल रीजन नहीं, ये ध्यान रखना। ये फेस इसका किधर है, फेसेस टुवर्ड मीडियल रीजन। और ये क्या कौन सा है, ये लैटरल रीजन की तरफ फेस कर रहा है। फेसेस ऐसा लिख दे रहा हूँ, टुवर्ड्स फेसेस टुवर्ड्स लैटरल रीजन, फेसेस टुवर्ड लैटरल रीजन, ठीक है। ये फेसेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, फेसेस टुवर्ड्स मीडियल रीजन। ये आपको ऐसे तो बता रहा हूँ कि आपको पोजीशनिंग समझ में आएगी, तभी तो पता चलेगा कि किडनी एक्चुअल में है कहाँ पर, ठीक है। ये फेसेस टुवर्ड लैटरल रीजन, फेसेस टुवर्ड मीडियल रीजन, ठीक है। तो ये पोजीशनिंग होती है। अब ये जो आपकी मतलब किडनी होती है, जो आपकी किडनी होगी वो कहाँ पे, मतलब अगर हम देखेंगे, आप आपने वर्टिब्रल कॉलम से, तो इसकी जो वर्टिब्री होगी, थोरेसिक वर्टिब्री पे हम आते हैं। तो जो आपकी किडनी होगी वो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से, ठीक है, हम लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री यानी T12 से L3 तक जाएगी, ठीक है। T12 से L3 के लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री T12 से, ठीक है, L3 तक हमारी पोजीशनिंग किडनी की होगी। ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कहाँ भाई, कहाँ पे मतलब किडनी, कैसे बताऊं। पीछे से मैं बता रहा हूँ कि हाँ, जो आप T12 से L3 तक जाएंगे तो आपको किडनी मिलेगी, ठीक है, इतनी पोजीशन में होती है। अच्छा, क्या साइज होता है, क्या मतलब, तो हम किडनी का अगर ये वाला ये लेंथ देखते हैं कि कितनी है, तो हमको पता चलेगा 10 से 12 सेंटीमीटर लगभग होती है। एनसीईआरटी ने भी ये डेटा दिया हुआ है। ये जो होती है विथ 5 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। और अगर हम किडनी को ऐसे थिकनेस उसकी देखते हैं तो कितनी थिकनेस होती है, किडनी की थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है किडनी का, वेट लगभग 120 से 170 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। वेट इसका 120 से 170 ग्राम के आसपास होता है। थिकनेस समझ में आई, कितनी इधर से चौड़ी होती है, समझ में आया, 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा, कवरिंग पे अगर हम आ ही गए हैं तो हम देख लेते हैं कि किडनी जो है कितने मतलब, और पेरिटोनियम तो देख ही लिया,
और मतलब उसकी थोड़ी सी कवरिंग हम लोग देख ही लेते हैं। आइए देखिए, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि देखिए मान लीजिए हम लोग ऐसे किडनी बना रहे हैं, ये ये मैंने किडनी बना दी। तो सबसे पहले अगर मैं किडनी को देखता हूँ कि तो कौन सी लेयर मिलेगी किडनी में सबसे पहले, तो सबसे पहले ये मॉर्फोलॉजी है। अभी हम लोग देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी अगर हम देख रहे हैं, सबसे पहले जो हमको लेयर मिलेगी उसको मैं क्या कहता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं रीनल। रीनल किस लिए वर्ड यूज करते हैं, किडनी के लिए हम लोग रीनल यूज करते हैं, रीनल फेजिया। देखिए याद कैसे रखना है, सबसे पहले हम किडनी का क्या देखेंगे, फेस, मतलब किडनी का मान लीजिए मैं देखना चाह रहा हूँ तो उसको मैं चेहरा देखूंगा, तो फेस, फेसिया, ठीक है, तो रीनल फेजिया सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, किडनी का फेस, तो रीनल फेजिया, ठीक है। आप भी कुछ बना सकते इसके बाद में अंदर एक और लेयर मुझे दिखती है, ठीक है, इनर, इसके अंदर मुझे फिर और एक लेयर दिखेगी और उसके अंदर एक और लेयर दिखेगी, ठीक है। तो ये दूसरी जो सेकंड लेयर है, ये तो मैं फर्स्ट की बात किया है, सेकंड है, ये कौन सी है, थर्ड लेयर। तो ये जो सेकंड लेयर है ये कौन सी है, ये हमारी होती है एडिपोज लेयर, एडिपोज लेयर। और ये जो थर्ड होती है, थर्ड थर्ड लेयर होगी, ये कौन सी है, इसको मैं कहता हूँ रिनल कैप्सूल। रिनल कैप्सूल इज द इनर लेयर ऑफ द किडनी। समझ में आया, रिनल फेज या एडिपोज लेयर, रिनल कैप्सूल। अगर आप किडनी को एक्चुअल में देखेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब अगर देखेंगे तो मतलब दबाएंगे तो स्पंजी टाइप का लगेगा। क्यों लगता है, क्योंकि एडिपोज लेयर पाई जाती है। एडिपोज लेयर क्या कहती है, एक फैट की लेयर होती है, एडिपोज लेयर जो फैट लेयर, इसको हम लोग फैट लेयर भी कह सकते हैं, फैट लेयर। फैट, ये फैट को स्टोर करके रखता है, तो हमको ऐसा उसको दबाते हैं तो स्पंजी टाइप का लगता है, ठीक है। अब जो किडनी होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, किडनी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है उसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट, एक होता है इसका मेडुला वाला पार्ट। अब ऐसा नहीं, देखिए इसको वर्ड को समझिए, कॉर्टेक्स हमेशा आप देखेंगे जो सरफेस होगा, जैसे हम किसी भी चीज की बात करते हैं, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी जब हम मैं बाहर की स्टडी करता हूँ कि हाँ कोई चीज है, जैसे इस जगह की मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्रेन ले लिया, ऐसे मैंने ब्रेन ले लिया, ब्रेन में पढ़ाने लगा, तो यहाँ जो ये वाला रीजन होगा, ठीक है, यहाँ पर भी जो ये वाला रीजन होगा। और भी मैं कुछ ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है आपकी, एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड का जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ कि ये मान लीजिए एड्रिनल ग्लैंड है, तो जब बाहर से मैं ये स्टडी कर रहा हूँ तो ये वाला कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन। यहाँ पर भी मैं जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर ये वाली जो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं सेरिब्रम को कवर करते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर क्लियर होती है, उसको मैं कॉर्टेक्स ही वर्ड यूज करता हूँ। किसी की भी स्टडी आप करने लगे तो जो बाहर का अगर पोर्शन आप पढ़ेंगे तो उसको कॉर्टेक्स, और अंदर का पोर्शन अगर यहाँ की स्टडी कर रहे हैं अंदर की किसी भी चीज में तो उसको मैं मेडुला रीजन कहता हूँ। कॉर्टेक्स और मेडुला, तो किडनी भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन। तो चलिए देखते हैं भाई कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन को, कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन को चलिए देख लेते हैं इसी डायग्राम में, समझते हैं। बस इन लेयर्स को समझ गए हैं तो हटा दे रहा हूँ, नहीं चलो नया डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक। ठीक है, ये अब देखिए ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला जो रीजन होगा इसको मैं कहता हूँ कॉर्टेक्स, और जो ये वाला रीजन होगा इसको मैं मेडुला कहता हूँ। तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ मेडुला,
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीजें दिखती हैं, जैसे लगभग 10 से 12 होती हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम होता है रीनल की किडनी में है, पिरामिड शेप की है। इसको हम लोग कह देते हैं रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड्स। इनको हम लोग रीनल पिरामिड्स कहते हैं। अब हम इनमें कुछ स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं अभी बात करेंगे यार। ये क्या चलते हैं रीनल पिरामिड्स। यहाँ पर आपके एक रीजन होगा, यहाँ पर ये रीजन होगा, ठीक है सबके पास, जिसको मैं माइनर कैलिक्स बोलूंगा। इसको क्या बोलता हूँ? माइनर कैलिक्स। मैं समझा रहा हूँ सब। और जो ब्रॉड रीजन होगा, इसको मैं, जैसे मैं 2-3 कैलिक्स को उठा लिया ऐसे, इसको मैं मेजर कैलिक्स बोलता हूँ, मेजर कैलिक्स। और ये वाला जो रीजन होता है जहाँ से मतलब मतलब टिप ऑफ द जो पिरामिड है, इसको मैं पेपिले टाइप का है, रेनल पेपिले। ठीक है। ये जो रीजन होता है इसको मैं हाइलम कहता हूँ, जो जहाँ पे कॉनकैविटी प्रेजेंट है, कॉनकैविटी प्रेजेंट है। ठीक है। और इस रीजन को, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है इसको मैं रिनल पेल्विस कहता हूँ। यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें होती निकलती हैं, जैसे आप रिनल आर्टरी, रिनल वेन, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखे दे रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ब्लड वेसल्स निकलती हैं। ये क्या हो गई? नर्व्स मान लो हो गई। ये क्या हो गई? मान लो यूरेटर्स हो गई। ठीक है, यूरेटर ये निकल गए। तो ये रेनल वेलवे से रेनल पेपिले हैं, ठीक है। ये आपका नर्व्स है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये यूरेटर है, ये सारी चीजें यहाँ से पास होती हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी। अब देखिए मैंने बताया किडनी दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पर, बताना भूल गया पोजीशन में। जो आपकी किडनी होगी, ह्यूमन किडनी, इसमें जो आपका मतलब राइट किडनी होगी, राइट किडनी, राइट किडनी इज स्लाइटली स्लाइटली बिलो द लेफ्ट, स्लाइटली बिलो द लेफ्ट। और जो अभी और भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि रैबिट की मैं बात करता हूँ, कुछ और ऑर्गेनिज्म जैसे रैबिट, इसमें क्या होगा? जो लेफ्ट किडनी होगी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली बिलो द राइट। तो इसमें लेफ्ट किडनी नीचे होती है। ठीक है, इसमें राइट किडनी स्लाइटली बिलो द लेफ्ट, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होगी क्योंकि उस पे लीवर का भार थोड़ा सा आ जाता है, तो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है लेफ्ट से। रैबिट कुछ और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें, जैसे रैबिट है, तो रैबिट में क्या होगा कि लेफ्ट किडनी राइट से, उसमें उल्टा हो जाता है कि लेफ्ट किडनी थोड़ा सा नीचे होता हो जाती है राइट किडनी से। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये रेनल पेपिले है, रेनल पेल्विस है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, नर्व्स है, यूरेटर है। अब देखिए, जो ये मैंने बताया कॉर्टेक्स रीजन है, यहाँ पे जो ये रीनल पिरामिड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि जो ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये क्या करता है, कोशिश करता है कि मैं इसी मेडुलरी रीजन में मैं भी घुस जाऊं, इसी में घुस जाता हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी लिखती है कि द कॉर्टेक्स इज डिप्ड इनटू द
epicortex is dipped between the renal pyramids as a renal column called renal column of Bertini। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं renal column of Bertini। ठीक है, अगर मैं एक रिनल पिरामिड्स को उठाता हूं तो ये जो रिनल पिरामिड्स होंगे इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, क्योंकि जो किडनी होती है इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। बेसिक सी बात है कि किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। देखो यहाँ पर कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। तो यहाँ बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे। जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टेशन क्यों प्रेजेंट है, तो स्टेशन इज प्रेजेंट ड्यू टू द ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, देखिए बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन के जैसे मैं बेसिक डायग्राम आता हूँ, किसी और वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन को पूरे डिटेल से देखेंगे। जैसे नेफ्रॉन में सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज ऐसे ऐसे आती हैं, यहाँ पर ऐसे गुच्छा लाइक टप टप कैपिलरीज बनाती हैं। तो जैसे ये आ रही है, ठीक है, ये जा रही है, तो इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ ये आ रही है तो एफरेंट, और आ क्या रही है, आर्टरी। ठीक है, एफरेंट आर्टरी, और ये जा रही है तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इफरेंट, इफरेंट आर्टरी। अब ये टप टप कैपिलरीज बना देती है। यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। इसको मैं क्या कहता हूँ, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, और ये ऐसे शुरू होता है। इसको मैं कहता हूँ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये घूमता हुआ ऐसे ऐसे आता है और यहाँ पे यू पिन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको मैं हेनले लूप कहता हूँ, हेनले लूप, यू पिन लाइक स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं तो हमको एक और मिलता है जो कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में काम करता है, डीसीटी यानी डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब आगे, डिस्टल मतलब पीछे, कॉन्वोल्यूटेड मतलब ये इतना ऐसे मतलब मुड़ा उड़ा है, इसीलिए हम इसको क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये ट्यूब लाइक है। फिर ये जाता है और एक कलेक्टिंग डक्ट जो कि यूरिन्स को कलेक्ट कर रही है उसको दे देता है। और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये बहुत सारे डीसीटी को मतलब मर्ज कराता है अपने में, बहुत सारे डीसीटी को उसके जो मतलब यूरिन होते हैं उसको लेता है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया है। तो यही कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, ऐसे ऐसे कलेक्टिंग डक्ट, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसी में से बहुत सारे डीसीटी आएंगे, ऐसे मिलेंगे, तो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट ऐसे ऐसे आके यहाँ पर मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर मर्ज करके एक डक्ट बना देते हैं, और उस डक्ट को मैं एक स्पेसिफिक नाम दे देता हूँ, डक्ट ऑफ बेलिनाई। उसको मैं क्या कह देता हूँ, डक्ट ऑफ बेलिनाई। तो ये क्या होता है, डक्ट ऑफ बेलिनी। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होगा, फिर ये यहाँ से आएगा इस जगह पर, इसको मैं कहता हूँ रेनल पेपली, रेनल पेपली से आगे बढ़ेगा, फिर रेनल पेपली से आगे बढ़ के इस रीजन में आ जाएगा, जिसको मैं क्या कहता हूँ, माइनर कैलिक्स। फिर ये बहुत सारे स्ट्रक्चर को मिला के मैं मेजर कैलिक्स बोल देता हूँ। जो माइनर कैलिक्स होते हैं लगभग 7 से 8 होते हैं, डेटा वेरी कर सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो लगभग 2 से 3 होते हैं। ठीक है, अब आके ही एक पूरी जगह पे यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसको बड़ा रीजन होता है, जिसको मैं रेनल पेल्विस कहता हूँ। ठीक है, रेनल पेल्विस। फिर यहाँ से यूरेटर निकलता है, यूरेटर से हो जाते हैं यूरिन ब्लैडर में। क्या मैकेनिज्म है वो हम अभी यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, रेनल पिरामिड समझ में आया। स्ट्रिएशंस क्यों प्रेजेंट होती हैं, ये जो स्ट्रिएशंस आपको दिख रही हैं ऐसे, ये वाली स्ट्रिएशंस ये क्यों प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रिएशंस
तो यहाँ पे हमको पता चल रहा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, मत समझ लेना ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो ये समझ में आया मॉर्फोलॉजी इसकी। देखिए इसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी मैंने दोनों बताई है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हम लोग यही देखते हैं कि बाहर मतलब क्या क्या प्रेजेंट है, तो हमने वो सब देख लिया था कि लिए कैप्सूल वगैरह, और यहाँ पर एनाटॉमी हम लोग देखे हैं। ठीक है, सो कट कर देते हैं, एनाटॉमी लिख देते हैं, मैं इसको चेंज करना भूल गया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या देखी, इसकी एनाटॉमी देखी, मतलब किडनी को हमने ऐसे कट कर दिया, कट करने के बाद ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देख ली। अब हाँ, अब हम लोग इसमें क्या बचता है, फंक्शन वगैरह। देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि ऑस्मोरेगुलेशंस का प्राइमरी फंक्शन होता है। सेकेंडरी फंक्शन अगर कोई पूछता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ यूरिन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई मेनली क्या कर रहा है कि सब चीजों को बैलेंस कर रहा है। जितनी ज्यादा सॉल्यूट वगैरह, जैसे जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो ज्यादा यूरिन पास करते हैं, ज्यादा टॉयलेट जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ऑस्मो रेगुलेशन ये करता है। ज्यादा पानी हो जाएगा तब भी दिक्कत, ज्यादा सॉल्यूट हो जाएगा तब भी दिक्कत, तो उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की 300 ऑस्मोलैरिटी होती है। ठीक है, मिली ऑस्मोल होता है हम लोगों का पर लीटर। अब उसमें से थोड़ा भी कुछ वेरिएशन आएगा तो ये किडनी करेगी कि उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी, तो उसी ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस कर रही है, ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर रही है। इसलिए हम मेन फंक्शन बताएंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ह्यूमन सिस्टम में। अब हम लोग बात करते हैं यूरेटर्स की। तो यूरेटर्स कुछ नहीं है, बस एक पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि दो होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये यूरेटर्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं किसमें, ओपन होते हैं किसमें, ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन कैसे, ऑब्लिकली ओपन होते हैं, ऑब्लिकली ओपन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऑब्लिकली क्यों ओपन होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ऑब्लिकली इसलिए ओपन हो जाते हैं, ऑब्लिक ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर ऑब्लिकली। इसका एक रीजन है कि जिससे यूरिन बैकफ्लो ना हो। ठीक है, टू प्रिवेंट बैकफ्लो, बैकफ्लो ना हो जाए इसलिए ऑब्लिकली खुलते हैं, टू यूरिनरी ब्लैडर ऑब्लिकली। यहाँ और अच्छे से लिख देते हैं कि ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ट्राइगोन एक रीजन होता है, वहां पर ये खुल जाते हैं। अब ये देखो, ये भी देखते हैं तो आ, दो मसल से घिरे हुए होते हैं, एक डेट्रूजर मसल होती है, इसमें भी पाए जाते हैं डेट्रूजर मसल, प्लस ट्रांजिशनल एपिथेलियम। हालांकि ये चीज उसमें भी पाई जाएगी आपके यूरिनरी ब्लैडर में भी, अभी मैं इसको बताऊंगा वहां पर। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, यूरेटर पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन होता है ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में ऑब्लिकली, और टू प्रिवेंट बैक फ्लो इसीलिए ऑब्लिकली ओपन होता है, और डेट्रोजर मसल ट्रांजिशनल एपिथेलियम इन सबसे घिरा होता है। अगर हम लोग यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सिंगल एक ही होता है, ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये 400 से 700 ml तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर लाइक, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी ब्लैडर। और इसमें क्या आपको जानना है, जैसे ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है,
ऐसे इन्वर्टेड पीएल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये रीजन जो होगा ये ट्राइगोन है, ट्राइगोन जो मैंने अभी बताया, ट्राइगोन यूरिनरी ब्लैडर है ये। अब ये भी दो मसल से घिरा रहता है, जिसको ये वाली जो ऊपर वाली मसल होती है इसको मैं कहता हूँ डेट्रूजर मसल। डेट्रूजर मसल, डेट्रूजर मसल, ये डेट्रूजर मसल क्या करेगी, डेट्रूजर मसल जो होगी इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग, कब कराएगी कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग मैच्योरेशन। मैच्योरेशन जब कराना है तब ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। इसकी जो इनर वॉल होती है, जो इनर वॉल होती है, यहाँ पर भी ये जो इनर वॉल है यहाँ पर भी एक मतलब मसल पाई जाएगी जिसको मैं कहता हूँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। में भी ऊपर बात की है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसको हम ये भी कह सकते हैं यूरिन, यूरिन के लिए है, मतलब यूरिन ब्लैडर में पाई जा रही है तो इसको हम यूरोथेलियम भी कह सकते हैं। ठीक है, यूरोथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, और क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में पाई जा रही है इसीलिए इसको हम यूरोथेलियम भी कह सकते हैं। इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर होता है। इनमें कौन कौन सी मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम जिसको हम कह सकते हैं, डेट्रूजर मतलब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंडेड टू एकोमोडेट, एक्सपैंडेड टू एकोमोडेट मोर यूरिन, ज्यादा यूरिन भरना है तो इसको ये एक्सपैंड कराएगा यूरिनरी ब्लैडर को, जिससे यूरिन ज्यादा से ज्यादा भर सके। तो ये होती है यूरिनरी ब्लैडर की कहानी। 400 से 700 ml में होता है, यूरिन स्टोर करता है। अब यहाँ पर स्फिंक्टर कुछ पाए जाते हैं, स्फिंक्टर। ठीक है, तो जनरली दो दो स्फिंक्टर होते हैं, एक आपका अपर स्फिंक्टर होगा, अपर, और एक लोअर होगा, लोअर स्फिंक्टर। तो जो अपर वाला होगा, ठीक है, यहाँ पर जो अपर वाला स्फिंक्टर होगा, अपर वाला जो स्फिंक्टर होगा, यहाँ जो अपर स्फिंक्टर होगा, अपर वाला, ये जो होगा मतलब इनवॉलेंट्री नेचर का होगा, और जो लोअर होगा, लोअर स्फिंक्टर, वो वॉलेंट्री नेचर का होगा, मतलब हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन ये दोनों स्फिंक्टर अगर पाए जा रहे हैं तो ये मेल की कहानी है, मतलब मेल में दोनों स्फिंक्टर पाए जा रहे हैं। जो फीमेल होंगे उनमें एक ही स्फिंक्टर पाया जाता है, तो हम इसमें अपर या लोअर क्या कहें यार, तो एक ही स्फिंक्टर का पाया जाता है जो कि वॉलेंट्री नेचर का होगा, वॉलेंट्री नेचर का। ठीक है, फीमेल में ये वॉलेंट्री नेचर का होगा। हम लोगों में यहाँ एक ही स्फिंक्टर पाया जाएगा और हम लोगों में दो स्फिंक्टर पाए जाएंगे। ठीक है, स्फिंक्टर की कहानी हो गई जो कि यूरिन ब्लैडर में प्रेजेंट है। अब इसके बाद यूरिन आगे अपना सफर तय करेगा, जिसको मैं आगे मैं बताता हूँ कि यूरेथ्रा जो होगा वो आगे यूरिन को लेके जाएगा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो होता है, अगर मैं बात करूं तो जैसे फीमेल है, मेल है, लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ओह शिट, लगभग जो मेल में होता है ये 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है सभी। ठीक है, और फीमेल में ये लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, और फीमेल में ये वल्वा रीजन में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन वल्वा रीजन।
क्योंकि ये एकदम सरफेस कह सकते हैं कि कोई उभार रहने में, मतलब ऐसे सरफेस पे प्रेजेंट है, तो समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसे प्रेजेंट है, तो फीमेल्स आर मोर prone टू एनी इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन मतलब जल्दी होने के चांस रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं मतलब है, लेकिन ये ज्यादा प्रोन होते हैं, इनमें ज्यादा वो हो सकता है खतरा। तो ये मतलब मेल और फीमेल दोनों की कहानी है यूरेथ्रा। अब देखिए, जो फीमेल में हमने बताया कि प्रेजेंट इन पेनिस, तो ये जो इसकी मतलब ओपनिंग होगी, ओपनिंग जहां से होगी उसको मैं कहता हूँ यूरेथ्रल ओरिफिस, और यूरेथ्रल ओरिफिस, या फिर इसी को यूरेथ्रल मीटस भी कह सकते हैं, यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन मतलब मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में, तो ये क्या होगा कि ऐसा रीजन होगा जहाँ से मतलब ओपन, जैसे अभी तो मैंने ये सब चीजें बता ही दी थी कि यूरिनरी जेनिटल क्या है, यूनिट स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा देख लिया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अगर इसके फंक्शन मतलब कैसे ये काम करता है, पूरा कैसा मैकेनिज्म है, कैसे कंसंट्रेट होता है यूरिन, कैसे यूरिन बनता है, ठीक है, पूरा क्या फंक्शन है पूरे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का, उसको हम किसी अलग वीडियो में टैकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने किडनी के बारे में देखा, तो अगली वीडियो बताइएगा जिससे हम लोग उस पर फिर से देखेंगे कि उसमें कैसे यूरिन बनता है, क्या सब वगैरह है। ठीक है।